बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1955 में जब गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद खान रुखसत हुए तो ब्यूरोक्रेसी ने मुल्क की निज़ाम पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। फौजी मदाखलत भी पूरे अरूज पर थी। मेजर जनरल रिटायर्ड सिकंदर मिर्ज़ा, जो ब्यूरोक्रेट भी रह चुके थे, गवर्नर जनरल बन गए। जो हुकूमत अमली तौर पर फौजी इस्टेब्लिशमेंट के कब्जे में चली गई। सिकंदर मिर्ज़ा तवील अरसे तक हुकूमत करने के ख्वाहिशमंद थे। उन्हें लगता था कि अगर वो अपने दोस्त आर्मी चीफ जनरल अयूब खान को इक़्तिदार में शामिल कर लें तो उनकी ये ख्वाहिश पूरी हो सकती है। सो उन्होंने ऐसा ही किया। तारीख का एक कड़वा सच ये भी है कि सिकंदर मिर्ज़ा एक गद्दार मीर जाफ़र के पड़पोते थे। वही मीर जाफ़र जिसने बंगाल में अंग्रेज़ों को रास्ता देने के लिए नवाब सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी की थी। सिकंदर मिर्ज़ा का दौर पाकिस्तानी जमहूरियत के लिए जग हंसाई का दौर था। सिकंदर मिर्ज़ा ने सिर्फ 3 साल में 5 वज़ीर आज़म को घर भेजा, जिससे वज़ीर आज़म की कुर्सी एक मजाक बनकर रह गई। जिस पर हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नेहरू ने कहा था कि मैं इतनी धोतियाँ नहीं बदलता जितनी तेज़ी से पाकिस्तान में वज़ीर आज़म बदलते हैं। सिकंदर मिर्ज़ा का पहला शिकार वज़ीर आज़म मोहम्मद अली बोगरा थे, जिन्हें हटाकर एक ब्यूरोक्रेट चौधरी मोहम्मद अली को वज़ीर आज़म बना दिया गया। लेकिन ये साथ भी 1 साल से ज़्यादा न चल सका और 1956 में उन्हें भी घर भेज दिया गया और हुसैन शहीद सहरवर्दी को वज़ीर आज़म बनाया गया। लेकिन जब हुसैन शहीद सहरवर्दी ने इख्तियारात अपने हाथ में लेने की कोशिश की तो सिकंदर मिर्ज़ा ने इन्हें भी इक़्तिदार छोड़ने पर मजबूर कर दिया और उनकी जगह इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगर, जिन्हें आई चंद्रीगर भी कहा जाता है, वज़ीर आज़म बनाए गए। लेकिन सिर्फ 2 माह बाद उन्हें भी ओहदे से हटा दिया गया। उनकी जगह मलिक फ़िरोज़ खान नून पाकिस्तान के 7वें वज़ीर आज़म बने और ये पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे जिनका ताल्लुक पंजाब से था। इनसे पहले जितने भी वज़ीर आज़म या गवर्नर जनरल आए, उनमें कायदे आज़म को छोड़कर बाकी सबका ताल्लुक मशरक़ी पाकिस्तान से था या वो महाजर थे। वज़ीर आज़म फ़िरोज़ खान नून ने ग्वादर की बंदरगाह को पाकिस्तान में शामिल किया। ये बंदरगाह बरतानवी दौर में अरब सल्तनत अमान को दी गई थी। मलिक फ़िरोज़ खान नून ने अमान को $1 करोड़ की रकम अदा की और ग्वादर को पाकिस्तान में शामिल कर लिया। इस सौदे में अकबर बुगटी ने मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा किया था। जिन वज़ीर आज़मों को सिकंदर मिर्ज़ा अपनी तफरीह तबा के लिए आए रोज़ घर भेज रहे थे, उन्हीं में एक चौधरी मोहम्मद अली थे, जिन्होंने जाते जाते पाकिस्तान का 1956 का आइन मुकम्मल कर दिया। पाकिस्तान के इसी पहले आइन के तहत सिकंदर मिर्ज़ा गवर्नर जनरल से पाकिस्तान के सदर बने और पाकिस्तान इसी आइन के तहत मलका बरतानिया के तसल्लुत से निकलकर एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क बन गया। आइन बनते ही मुल्क में इंतखाबात का माहौल पैदा हो गया। ये बात पाकिस्तान के लिए खुशी का बाइस थी, लेकिन जनरल सिकंदर मिर्ज़ा और जनरल अयूब के लिए ये बड़े दुख की बात थी। दोनों जानते थे कि अगर उन्होंने इलेक्शन से पहले कोई कदम ना उठाया तो आज के बाद वो पाकिस्तान में इक़्तिदार के मज़े कभी नहीं लौट सकेंगे, क्योंकि अयूब खान रिटायर होने वाले थे और सिकंदर मिर्ज़ा नई असम्बली से एतमाद का वोट हासिल करने के काबिल नहीं थे। ऐसे में उन्होंने वही किया जो खौफज़दा आमिर किया करते हैं। 7 अक्टूबर 1958 को सिकंदर मिर्ज़ा ने हुकूमत बरतरफ और आइन मनसूख करके मुल्क में पहला बाकायदा मार्शल लॉ नाफिज करने का ऐलान कर दिया। सिकंदर मिर्ज़ा बावर्दी फौजी नहीं थे। इस तरह मुल्क का पहला मार्शल लॉ एक रिटायर्ड फौजी ब्यूरोक्रेट सदर ने लगाया, जिसका ताल्लुक मशरक़ी पाकिस्तान से था। उन्होंने अपनी साजिशों की ताकतवर साथी जनरल अयूब को मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया। जब जनरल अयूब ने देखा कि सिकंदर मिर्ज़ा का इक़्तिदार तो इन्हीं के सहारे कायम है, तो उन्होंने सिकंदर मिर्ज़ा को भी इक़्तिदार से बेदखल करके जिला वतन कर दिया। अयूब खान ने कौम से खिताब किया और मार्शल लॉ का बाकायदा ऐलान किया और यूं पाकिस्तान में जमहूरियत की जगह मेरे अजीज हमवतनों की शुरुआत हुई। शुजा नवाज ने अपनी किताब क्रॉस्ड सोर्ड्स में लिखा कि जनरल अयूब को पाकिस्तान पर मुसल्लत करने वाले भी सिकंदर मिर्ज़ा थे, क्योंकि पाकिस्तान में जब अंग्रेज़ जनरल की जगह पाकिस्तानी जर्नल को आर्मी चीफ बनाने की बात चल रही थी तो सिकंदर मिर्ज़ा लियाकत अली खान की सेक्रेटरी दिफा थे। उन्होंने ही वज़ीर आज़म को कायल किया था कि जूनियर मोस्ट जनरल अयूब खान को प्रमोशन देकर आर्मी चीफ बनाया जाए।
شاید یہی وجہ تھی کہ اسکندر مرزا سمجھتے تھے کہ جنرل ایوب ان کے احسانات تلے دب جائیں گے، لیکن وہ یہ بھول گئے تھے کہ طاقت کی جنگ میں اخلاق نامی کوئی ہتھیار نہیں ہوتا۔ اسکندر مرزا کی بدقسمتی دیکھیے، کبھی وہ پاکستان کے سیاہ و سفید کے مالک تھے اور ہر چند ماہ بعد اپنے موڈ کے مطابق وزیر اعظم تبدیل کر دیتے تھے، اور پھر یوں ہوا کہ جلا وطنی کے بعد انہیں وطن کی مٹی بھی نصیب نہ ہوئی۔ اسکندر مرزا نے 1969 میں وفات پائی اور تہران میں دفن ہوئے۔ جب تک زندہ رہے انہیں ملکہ برطانیہ سے وظیفہ ملتا رہا، کیونکہ وہ اسی کے وفادار تھے۔ اب پاکستان میں اسکندر مرزا کا نہیں، جنرل ایوب کا دور شروع ہو چکا تھا۔ ایوب کے مارشل لاء کو بہت سے لوگ پاکستان کی ترقی کا سنہری دور کہتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ اسے پاکستان کی تباہی کی داستان بھی کہتے ہیں۔